न- नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर और करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण श्रृंखला में। तो यदि अभी तक आप लोगों ने पीछे का क्लास नहीं देखा तो जा करके देख लें, क्योंकि ये 15वां लेक्चर है। इसके पहले 14 लेक्चर हो गए हैं और सभी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक्स कराए गए हैं। तो पीछे के सारे देखें जा करके। और टाइम टेबल के बारे में आपको पता ही होगा, सुबह 9 बजे, शाम को 5 बजे और फिर रात में 9 बजे। ये तीन टाइम चैनल पे बने रहिए और 20-20, 25-25 मिनट की वीडियो आ रही है, देख ही रहे हैं। और कितनी महत्वपूर्ण चीजें कराई जा रही हैं परीक्षा से संबंधित। तो इस समय तो चैनल पे बने रहना अपरिहार्य है। तो करंट अफेयर्स के तहत जो हमारा पहला टॉपिक है, तो उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र लगाया गया है। और चूंकि ये उत्तर प्रदेश का पहला है तो अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो इसके बारे में देखेंगे। 23 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा गोरखपुर जिले के खानिमपुर गांव में, तो गोरखपुर जिले के खानिमपुर गांव में राज्य के पहले और देश के दूसरे ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया गया। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो गोरखपुर जिला याद रखिएगा, खानिमपुर गांव याद रखिएगा, और उसका उद्घाटन सीएम योगी के द्वारा किया गया। यह संयंत्र टोरेंट गैस एवं टोरेंट पावर द्वारा स्थापित किया गया है। और उद्देश्य में अगर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 जो बनाया गया था, तो उसका लक्ष्य है कि 2028 तक राज्य में 1 मिलियन टन प्रतिवर्ष हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना है। तो ये इसका लक्ष्य है और इसी के तहत इस तरीके के प्रयास प्रदेश सरकार कर रही है। तो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग देख लेंगे। दूसरा है, उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक ऑपरेशन चलाया है, ऑपरेशन सवेरा। तो ये किसके लिए है? तो 16 अगस्त 2025 को उत्तर प्रदेश पुलिस ने सहारनपुर रेंज में ऑपरेशन सवेरा शुरू किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो यह अभियान सहारनपुर रेंज के 3 जिलों में अवैध नशीले पदार्थों के निर्माता, बिचौलिए, आपूर्तिकर्ता और विक्रेताओं को चिन्हित कर कार्रवाई करने हेतु। तो ये जो नशीली ड्रग्स होती हैं, तो उसके रेंज में बहुत सारे युवा आ जा रहे हैं और काफी क्षति होती है देश की, समाज की। तो ऐसे में जो ऑपरेशन सवेरा है, जो पुलिस ने चलाया है सहारनपुर रेंज में, तो उसका उद्देश्य यही है कि इसमें जो आप नशीली दवाएं जो बना रहा है, जो बेच रहा है और जो उसकी आपूर्ति कर रहा है, उस पर पकड़ करके कार्रवाई करने के लिए है। तो इसको याद रखिएगा ऑपरेशन सवेरा के बारे में। अब आइए अगला टॉपिक, 37वां वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2025 जारी हुई है। तो जो वैश्विक प्रतिस्पर्धा रैंक है, इसमें जारी करता कौन है? तो इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट बिजनेस स्कूल है। इस रैंकिंग में कुल 69 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है। रैंकिंग में 4 कारकों, आर्थिक प्रदर्शन, सरकारी दक्षता, व्यावसायिक दक्षता और आधारभूत संरचना के आधार पर देशों की समृद्धि और प्रतिस्पर्धात्मकता को मापा जाता है। तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे। अगर भारत की रैंक की बात करें तो 41 है और 2024 में इसकी रैंकिंग 39 है। यानी कि जो हमारी रैंकिंग है उसमें 2 अंकों की गिरावट दर्ज की जा रही है वैश्विक प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में। तो 39 से हम 41 पे आ गए हैं। और अगर शीर्ष रैंकिंग आप देखेंगे इसमें, तो स्विट्जरलैंड शीर्ष पर है, दूसरे नंबर पे सिंगापुर है, तीसरे नंबर पर जो है वो हांगकांग है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। ये तो संस्थान के द्वारा 2 बैच चलाए जा रहे हैं, एक तो आरओ मुख्य परीक्षा को लेकर के और दूसरा जो है हमारा अपर मेंस को लेकर के। तो अभी तक यदि आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो इसे ज्वाइन कर सें, क्योंकि यहाँ प्रत्येक आपके जो भी सिलेबस में जो भी टॉपिक है वो सारे कवर कराए जाते हैं। और वो कवर नहीं कराए जाते, आपको होमवर्क दिए जाते हैं, आप लिख करके दिखाते हैं, उसकी मार्किंग होती है, फिर संस्थान पीडीएफ में मैटर देता है। मतलब पूरा कंप्लीट तैयारी कराई जाती है। तो आप लोग इससे जुड़िए, इसका लाभ उठाइए। अब आइए ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स 2025 की चर्चा करते हैं। तो यह सूचकांक दुनिया के सबसे बड़े 100 महानगरीय क्षेत्रों में एआई के उपयोग को अपनाने के लिए किया गया एक अध्ययन है। और अगर इसमें आप देखेंगे ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स 2025 में, तो शीर्ष वैश्विक शहर कौन सा है? सिंगापुर है। और दूसरे नंबर पर सियोल है, तीसरे नंबर पर बीजिंग है, चौथे नंबर पर दुबई है
और 5वें नंबर पर सैन फ्रांसिस्को है। यदि भारत के प्रदर्शन की बात की जाए तो बेंगलुरु जो है इसमें 26वें स्थान पर है और भारत में शीर्ष स्थान पर है AICTE इंडेक्स में, और वैश्विक स्तर पर सिंगापुर आप लगाएंगे। फिर एक एक्सरसाइज हुआ है, एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र। तो ये सबसे पहले तो ये जानिए किसके किसके बीच हुआ है, तो भारत और सिंगापुर के बीच है। संस्करण चौथा है, 14वां है, और आयोजन कब हुआ है, 27 जुलाई से 4 अगस्त 2025 के बीच हुआ है। और कहाँ हुआ है, तो राजस्थान के जोधपुर में। तो चूंकि भारत में हुआ है, महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज बोल्ड कुरुक्षेत्र। तो आप लोग जो है इसको भी देख लेंगे, प्रश्न पूछा जा सकता है। अब एक नया घटनाक्रम हुआ है, अपरिहार्य कारणों से या अप्रत्याशित कारणों से जो हमारे एक्स वाइस प्रेसिडेंट थे मिस्टर जगदीप धनखड़, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उनके स्थान पर CP राधाकृष्णन जो है भारत के 15वें उपराष्ट्रपति बनाए गए हैं। तो थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये किस क्रम के उपराष्ट्रपति हैं, तो 15वें हैं, यही अपने आप में महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाता है। और 12 सितंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने CP राधाकृष्णन, और इनका पूरा नाम क्या है, तो चंद्रपुरम पोनुस्वामी राधाकृष्णन। क्योंकि साउथ में नाम में अपने गांव का और अपने फादर का नाम भी जोड़ा जाता है, तो चंद्रपुरम उनके गांव का नाम होगा और पोनुस्वामी इनके फादर का नाम होगा और राधाकृष्णन इनका नाम होगा। तो पूरा नाम है CP राधाकृष्णन। को देश के 15वें उपराष्ट्रपति की शपथ दिलाई गई। और अगर विपक्ष के उम्मीदवार की चर्चा करेंगे तो वो कौन थे, B सुदर्शन रेड्डी, जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस थे। और जो 752 वैध मत मिले, देखिए 752 कुल वोट पड़े, जिसमें से 452 CP राधाकृष्णन को प्राप्त हुए और 300 वोट जो है वो सुदर्शन रेड्डी को प्राप्त हुए। मतलब अगर वोटों का अंतर आप देखें तो 152 वोट से जो है CP राधाकृष्णन B सुदर्शन रेड्डी को हराया। और इसमें 15 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की, मतलब हमारे जो माननीय हैं सांसद महोदय, इसमें से 15 ऐसे हैं जो क्रॉस वोटिंग की, मतलब इन्होंने अपना वोट ही खराब कर दिया। और इसमें अगर अगला फैक्ट देखेंगे तो उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन जो मंडल होता है उसमें 788 सदस्य होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसका ध्यान रखिएगा कि अगर पूरा चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा, अगर सदस्य संख्या पूरा फुलफिल हो तो वो 788 सदस्य होते हैं, जिसमें से 245 राज्यसभा से, 543 होते हैं लोकसभा से। लेकिन कभी भी ये पूरा नहीं रहता है, क्योंकि किसी सांसद की डेथ हो जाती है या कुछ पद रिक्त रह जाता है, तो ऐसे में आप देखेंगे ना कि ऊपर जो कुल मत पड़े वो 752, 788 होने चाहिए था, लेकिन पड़े कितने, 752। इसमें एक और महत्वपूर्ण फैक्ट है कि जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तो आप लोग जानते होंगे इसमें कौन कौन लोग वोट दे सकते हैं। तो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, मतलब लोकसभा होते हैं और राज्यसभा, मतलब सांसद ही वोट करते हैं। और इसमें एक महत्वपूर्ण फैक्ट ये भी है कि इसमें जो राष्ट्रपति के द्वारा जो मनोनीत सदस्य होते हैं 12 जो किए जाते हैं विभिन्न कला क्षेत्र से, राजनीति जो खेल से होते हैं, तो वो लोग भी इसमें मतदान करते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जो राज्य की विधानसभाओं के जो विधायक लोग होते हैं वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं देते हैं, जबकि वो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देते हैं लेकिन यहाँ नहीं देते। तो आप इसके लिए जानते रहिए कि राज्यसभा के जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो भी इसमें मतदान करते हैं। अब थोड़ा सा CP राधाकृष्णन का राजनीतिक कैरियर देख लेते हैं। तो 17 वर्ष की उम्र में 1974 में ये RSS से जुड़ते हैं। मतलब RSS एक भाजपा की पेरेंट्स मतलब संस्था है, और उसी के प्रयासों से भाजपा भी कहीं न कहीं अस्तित्व में आई है। जो इसके पहले संस्थापक रहे हैं लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी लोग, उनकी भी आस्था इसी के प्रति रही है। तो 17 वर्ष में ये जुड़ते हैं RSS से 1974 में। फिर 1998 से 99 में वह कोयम्बटूर जो तमिलनाडु में है
यहाँ से भाजपा के लोकसभा सदस्य चुने जाते हैं। और समय याद रखेंगे तो 1998-99 का जो समय होता है वो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का समय होता है और केंद्र में भाजपा की सरकार होती है। 2004-07 तक तमिलनाडु के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रहे। मतलब 99 से 4 तक ये सांसद रहते हैं और 4 से 7 तक तमिलनाडु के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रहे। फरवरी 2023 में झारखंड के राज्यपाल नियुक्त किए गए थे, वेरी इंपॉर्टेंट है। और एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी चुने जाने से पूर्व ये महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। क्योंकि आप लोग जानते ही होंगे कि जो राज्यपाल होते हैं उनका एक निश्चित कार्यकाल तो 5 वर्ष माना जाता है, लेकिन वो कभी भी अपने पद से हटाए जा सकते हैं, पहली चीज, या उनका स्थानांतरण कर दिया जाता है। तो देखिए 23 से 28 इनका कार्यकाल था, तो ऐसे में सबसे पहले तो झारखंड के राज्यपाल नियुक्त किए गए, लेकिन इनका जो ट्रांसफर हो गया फिर महाराष्ट्र में। और अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति चुने जाने से पहले ये महाराष्ट्र के ही राज्यपाल थे, ये जानते रहिएगा, क्योंकि आयोग ये भी पूछ सकता है कि वो कहाँ के राज्यपाल थे, तो महाराष्ट्र के राज्यपाल थे। अब अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है 7वां, स्वच्छ वायु रैंकिंग की चर्चा कर लेते हैं 2025 की। तो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत 9 सितंबर 2025 को स्वच्छ वायु रैंकिंग जारी की गई और पुरस्कार है तो शहरों को उनकी जनसंख्या के आधार पर 3 श्रेणियां बांटी गई। मतलब इसमें जो पुरस्कार दिए गए शहरों को, तो जनसंख्या के आधार पर 3 श्रेणियां बांटी गई। एक तो वे शहर होंगे जिनकी आबादी जो है वो 10 लाख से अधिक होगी। दूसरे वे शहर होंगे जो 3 से 10 लाख आबादी के बीच होंगे और तीसरे वे शहर होंगे जिनकी आबादी 3 लाख से कम होगी। तो आइए देखते हैं कि 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को में किसे पुरस्कार मिला। तो इसमें आप देखेंगे कि इंदौर शीर्ष पर है और इसे पुरस्कार राशि के तौर पर 1.5 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। और दूसरा आप देखेंगे सेकंड नंबर पे जबलपुर मध्य प्रदेश है। तो इंदौर और जबलपुर दोनों मध्य प्रदेश राज्य के हैं और एक को जहां 1.5 करोड़ मिलता है, सेकंड वाले को 1 करोड़ मिलता है। और थर्ड नंबर पे हमारे उत्तर प्रदेश का आगरा एवं सूरत जो है वो संयुक्त रूप से है, 50-50 लाख रुपए पुरस्कार मिले। तो इसमें चूंकि थर्ड नंबर पे आगरा है, ऐसे में ये महत्वपूर्ण होता है। और इंदौर तो काफी दिन से शीर्ष पे रह ही रहा है स्वच्छता में, तो इसको लेकर के कोई आश्चर्य की घटना नहीं है। लेकिन चूंकि आगरा आ रहा थर्ड रैंक पे, ये उत्तर प्रदेश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। फिर 3 से 10 लाख की आबादी के बीच यदि शहरों को देखेंगे, इसमें महाराष्ट्र का अमरावती शीर्ष पर है, लेकिन सेकंड नंबर पर बहुत ही उल्लेखनीय सफलता मिली है झांसी और मुरादाबाद को। इसमें जो हमारा झांसी और मुरादाबाद है वो सेकंड नंबर पे है। और थर्ड नंबर पे कौन सा है? राजस्थान का अलवर है। और अगर 3 लाख से कम आबादी वाले शहरों में देखेंगे तो मध्य प्रदेश का देवास इसमें शीर्ष पर है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं मध्य प्रदेश का जलवा यहाँ दिखाई पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश का परवाणु ये सेकंड नंबर पर है और उड़ीसा का अमदुल जो है ये थर्ड नंबर पर है। और पर्यावरण मंत्री, जो कि ये इस पुरस्कार को पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिया था, तो इसी अवसर पर आर्द्र भूमि शहरों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करने वाले इंदौर और उदयपुर को भी पुरस्कृत किया गया। तो आर्द्र भूमि जो शहर के रूप में जो अभी 2 शहरों का चयन हुआ है भारत के, पहला इंदौर, दूसरा उदयपुर, तो इन्हें भी पुरस्कृत किया गया है। और अगर वर्तमान में देखा जाए तो 2025 तक देश में रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? तो वो 91 हो गई है। तो इसका भी आप ध्यान रखेंगे। फिर भारत की पहली स्वदेशी 32 बिट चिप विक्रम लॉन्च हुआ है। तो ये कब लॉन्च हुआ है? तो सेमिकॉन इंडिया 2025 सम्मेलन में 2 सितंबर 2025 को लॉन्च हुआ है। और महत्वपूर्ण है चूंकि भारत की पहली स्वदेशी है, तो देखिए इसका नाम पूछ लेगा कि जो पहली स्वदेशी 32 बिट चिप है उसका नाम क्या है? तो नाम याद रखिएगा, विक्रम है इसका नाम। यह माइक्रो प्रोसेसर जिसे आधिकारिक तौर पर विक्रम 3201 कहा गया है, को इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र और सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी मोहाली द्वारा विकसित किया गया है। तो इसको विकसित करने का काम किसके द्वारा किया गया है? तो इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र
और सेमी कंडक्टर लेबोरेटरी मोहाली द्वारा किया गया है। विक्रम 3201 प्रोसेसर जो है वो पुराने विक्रम 1601 की तुलना में अधिक शक्तिशाली है, तो आप इसका भी ध्यान रखेंगे। यह माइक्रो प्रोसेसर -55 डिग्री सेल्सियस से +125 डिग्री सेल्सियस तक की चरम पर्यावरणीय परिस्थितियों में भी कार्यशील रह सकता है। ये इसकी बहुत बड़ी उपलब्धि है। सोचिए कि -55 डिग्री सेल्सियस से लेकर के +125 डिग्री सेल्सियस तक की चरम पर्यावरणीय स्थिति में भी ये कार्यरत रहेगा, तो बड़ी उपलब्धि है इसके लिए। और फिर अगला जो हमारा टॉपिक है, जनजाति भाषाओं के लिए भारत का पहला एआई संचालित अनुवादक क्या है, तो आदिवाणी है। तो सबसे महत्वपूर्ण इसमें है कि आदिवाणी क्या है, तो ये जनजातीय भाषाओं के लिए भारत का पहला एआई संचालित अनुवादक है। और चूंकि भारत का पहला है और जनजातियों के लिए, तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो आदिवाणी के बारे में जानते रहिए। यह परियोजना भारत भर में जनजातीय भाषाओं और संस्कृतियों की सुरक्षा, संवर्धन और पुनरुद्धार के लिए कार्य करेगी, तो आप इसका ध्यान रखेंगे। और आज का जो हमारा लास्ट है टॉपिक, वो है जामनगर में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एकीकृत ऊर्जा कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया है। किसके द्वारा किया गया है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा किया गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने गुजरात के जामनगर और कच्छ को स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन का वैश्विक केंद्र बनाने की योजना है। और इसी के तहत ये जो एकीकृत ऊर्जा कॉम्प्लेक्स उसका निर्माण किया जा रहा है। कच्छ में रिलायंस 5.5 एकड़, जो सिंगापुर से भी 3 गुना बड़ा होगा, मतलब जो सिंगापुर में बना हुआ है। चूंकि ये दूसरा है, जो पहला है वो एकीकृत ऊर्जा कॉम्प्लेक्स सिंगापुर में बना है, और सिंगापुर से ये 3 गुना बड़ा बनाया जा रहा है, जो विश्व की सबसे बड़ी सौर परियोजना होगी। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाता है। तो चलिए, आज जो है करंट अफेयर्स की श्रृंखला यहीं तक है, और इधर निरंतर चैनल पे बने रहिए, क्योंकि हमारा प्रयास यही है कि डेली जो है करंट अफेयर्स हुआ या क्विक रिवीजन सीरीज हुआ, तो इसके माध्यम से हम उन महत्वपूर्ण सभी टॉपिकों को करवा दें जिनके परीक्षा में आने की बहुत ज्यादा संभावना है। इसके बारे में तो मैंने चर्चा कर ही दी है, तो यदि अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें। साथ ही साथ ये हमारे कुछ लिंक्स हैं। सबसे पहला समृद्धि आईएएस का टेलीग्राम है, तो इससे तो जरूर जुड़े, क्योंकि ये हमसे जुड़े रहने का 24 घंटे का माध्यम है। दूसरा हमारा है यूट्यूब, जिससे अभी हम आप रूबरू हो रहे हैं समृद्धि आईएएस का। तो अभी तक आप लोगों ने इसे लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना न भूलें। और एक चैनल हमारा सेकंड है, संदीप मिश्रा ऑफिशियल, ये भी आपकी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। और सबसे अंत में, यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं, हमारे किसी बैच से जुड़ना चाहते हैं, तो आप जो है 7303307507 पे संपर्क कर सकते हैं। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।